क्या हाल है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है कल मैंने शूट करा था रात में 3 से 5 बजे तक, लेकिन सुबह जब मैंने चेक किया तो 2 घंटे लगे थे इसी शूटिंग करने में। सुबह जब मैंने चेक किया तो जो ऑडियो थी वो पूरी तरह से ख़राब थी, डिस्टॉर्टेड थी। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया मुझे देख के और इतना ज़्यादा बुरा भी लगा क्योंकि वीडियो आज मैं अपलोड कर नहीं पाया इसी वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है यार जब हार्ड वर्क करो और फिर ख़राब हो जाए इस तरह से। बोया वाले माइक ने धोखा दे दिया तो फिर मुझे इस तरह का कुछ सेटअप बनाना पड़ा फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ हम पूरी तरह से देखो, माइक ख़राब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। ये जो लैपटॉप मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ ना, ये दूसरा 13 जनरेशन इंटेल का लैपटॉप है हमारे चैनल पे, और ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप है हमारे चैनल का। मतलब इतना तेज़ लैपटॉप मैंने आज तक टेस्ट नहीं करा। प्रोसेसर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 60% अप्रॉक्स बेटर है Ryzen 9 6900HX, जो कि AMD का 6000 सीरीज़ का एक ऑलरेडी फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और ये अपनी परफॉर्मेंस से i9 12900H, जो कि ऑलरेडी इंटेल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उसको भी अपनी परफॉर्मेंस से किल कर देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं बहुत ज़्यादा गहराई में परफॉर्मेंस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए रुकना। मैंने इस लैपटॉप को बहुत ज़्यादा डिटेल में टेस्ट कर लिया है, तो इसीलिए मैं ये बात आपसे फॉर्मली कह सकता हूँ। हम लोग इस वीडियो में इस लैपटॉप के हर जरूरी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि थर्मल्स, बिल्ड, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, जो भी ज़रूरी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डाली गई हैं। कुछ लोग जो है नियो और हेलियोस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन आपका दूर करता हूँ। देखिए, प्रीडेटर हीलियोस 300 एक लैपटॉप आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हीलियोस नियो 16, मतलब जो कि हम आज रिव्यू कर रहे हैं, और इसके बाद आता है हीलियोस 16, जो कि नॉर्मल वाला हीलियोस 16 है। नॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके नाम में नियो नहीं है, लेकिन ये हीलियोस 16 है और ये नियो से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है और बहुत महंगा होता है। नियो 16 जो है वो बजट में फ्लैगशिप फीचर्स देने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके नाम में नियो लगा दिया गया है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए तीनों ही लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज़ 11 मिल जाएगी। अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, तीनों लैपटॉप में मिलेगी आपको विंडोज़ 11 होम। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं तो हीलियोस 300 के अंदर आपको 12 जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर मिल जाते हैं, मैक्स टू मैक्स i7 तक जाता है। हीलियोस नियो 16 के अंदर आपको मिल जाएगा i7 13 जनरेशन, और 13 जनरेशन में भी 13700HX प्रोसेसर, हाई परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर। और वहीं हीलियोस 16 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 13 जनरेशन का ही i9 प्रोसेसर तक मिल जाता है। तो बेसिकली प्रोसेसर के टर्म में ये डिफरेंस है। अब बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो हीलियोस 300 जो है इसके अंदर आपको एनवीडिया का 3080 तक ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब एनवीडिया की 30 सीरीज़ वाला ही मिलेगा, 40 सीरीज़ नहीं मिलेगी। हीलियोस नियो 16 के अंदर आपको 40 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं और 4070 तक जाता है मैक्स टू मैक्स, 4080 4890 नहीं मिलेगा। हीलियोस 16 जो लैपटॉप होता है इसके अंदर आपको 4080 और 4090 मिलता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगे और फ्लैगशिप लैपटॉप होते हैं। रैम सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपको हीलियोस 300 के अंदर 32 GB तक मिल जाती है, तीनों में ही 32 GB तक मिल जाती है। बट ये वाला जो नियो है और हीलियोस 300 है, इनके अंदर आपको 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम मिल जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम, ये बात नोट करने वाली है। और हीलियोस 16 जो है नॉर्मल वाला, उसके अंदर हमको मिल जाती है 5600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। तो तीनों के ही अंदर हमको DDR5 रैम देखने को मिलती है। SSD की बात करें तो हीलियोस 300 जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है Gen 3 SSD सिर्फ, और नियो 16 और हमारा जो हीलियोस 16 है उसके अंदर आपको मिल जाती है Gen 4 SSD, दोनों में ही 2 TB तक की। तो यहाँ डिस्प्ले के टर्म में भी काफ़ी डिफरेंस है इन लैपटॉप्स के अंदर। जैसे कि अगर हम हीलियोस 300 की बात करें तो इसकी जो डिस्प्ले है 17.3 इंचेस की है, और बाकी हमारा नियो जो है और हीलियोस 16 जो है, इन दोनों के अंदर हमको 16 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों की निट्स में काफ़ी अंतर है। मैंने बताया जैसे कि बजट में फ्लैगशिप फीचर देने के लिए बनाया गया है अपना जो नियो है, और वहीं जो हीलियोस वाला लैपटॉप है हीलियोस 16, तो उसके अंदर आपको 1000 निट्स तक की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जो मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ इसके अंदर 400 निट्स की डिस्प्ले है। तो इस प्राइस रेंज में आपको 400 निट्स तक के आसपास ही डिस्प्ले मिलती है, कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले लो। बाकी डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, और बाकी भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो मुझे लगता है अब आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इन सीरीज़ में आखिर डिफरेंस है क्या। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना लोग, आई होप अब दूर हो गया होगा। तो बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स में आता है ये बाहर वाला बॉक्स और ये है अंदर वाला बॉक्स। कुछ निकलता है कुशनिंग मटेरियल, कुछ पैकिंग मटेरियल निकलता है, ये है प्रपत्र, ये है चार्जर, ये है उसकी पावर कॉर्ड,
और ये है हमारा प्यारा लैपटॉप। मैं सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, जैसे कि इसके अंदर जो i7 प्रोसेसर है वो 13700HX वाला है, जिसके अंदर 16 कोर 24 थ्रेड मिलते हैं, 8 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं। P परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं, E एफिशिएंसी के लिए यूज़ होते हैं, पता ही होगा इतना तो आपको। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, इसको बहुत ज़्यादा गहराई में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ही, तो उसके लिए रुकना। RTX 4050 मिल जाता है इसके अंदर, 6 GB की VRAM वाला, GDDR6 लेटेस्ट VRAM है और 140 वाट इसकी रेटेड TGP है। 16 GB रैम मिल जाती है इसके अंदर, DDR5 4800 MHz वाली, जिसे आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको 1 GB की PCI NVMe SSD मिल जाती है। आगे अपग्रेड ऑप्शन सारी चीज़ों के बारे में गहराई में बात करेंगे। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 90 Wh की बैटरी एंड 230 वाट का अडाप्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो टोटल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीन पे सब कुछ आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये स्पेशली बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक पर्सन को थैंक यू बोलना चाहूँगा, कपिल भैया। कपिल भैया ओनर हैं BL कंप्यूटर्स के, इनकी वजह से हमें ये लैपटॉप मिला है रिव्यू करने के लिए। तो जो BL कंप्यूटर्स है वो एसर का एक्सक्लूसिव स्टोर है। अगर आप इस स्टोर पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे गेमिंग लैपटॉप्स की रेंज मिल जाएगी। नॉर्मल लैपटॉप भी मिलते हैं, बिजनेस लैपटॉप भी मिलते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप भी मिलते हैं। हर तरह के लैपटॉप भैया के शॉप पर अवेलेबल हैं और आप आराम से लैपटॉप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद परचेज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और इंश्योर कर दूं, अगर आप बरेली से हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, समझ के आपकी रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर BL कंप्यूटर से आप कोई लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको डेफिनेटली कपिल भैया जो कि ओनर हैं इस स्टोर के, उनकी सपोर्ट तो मिलेगी ही, साथ साथ मेरी सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आपको कोई सीवियर दिक्कत आती है, अगर आपको कोई बड़ा इशू आता है, कुछ भी होता है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके पास मेरी सपोर्ट है। BL कंप्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना, एक बार विजिट करने का ट्राई जरूर करें। अब हम बात करते हैं बिल्ड एंड डिज़ाइन की, तो मैं एक बार आपको इसका बूटिंग स्टाइल दिखाता हूँ, आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी लिड बनाई गई है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से। यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सेंटर में प्रीडेटर का लोगो दिया है, बहुत शानदार लगता है देखने में, ग्लो करता तो और अच्छा लगता। प्लेट का सरफेस एकदम स्मूथ है। वेइंग स्केल पे मैंने इसका वेट भी करके देखा तो 2560 ग्राम निकल के आया, तो ये थोड़ा सा हैवियर साइड ही है लैपटॉप। अब इतने सारे फीचर्स हैं तो थोड़ा हैवी तो होगा ही। इसमें पीछे की साइड जो वेंट्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुले खुले हैं, बहुत ज़्यादा एयरी है। 4 रबर पैडिंग्स इसके अंदर मिलती हैं इसे स्किड करने से बचाने के लिए। 2 मिल जाते हैं बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, बाकी सारे लैपटॉप की तरह। एक स्टिकर भी दिया गया है जिस पर सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं आपको इसके सारे वेंट्स दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हैं। एक ये राइट साइड में मिल जाता है, एक वेंट दिया गया है लेफ्ट साइड में और 2 वेंट्स दिए गए हैं इसमें पीछे साइड में। ये है लैपटॉप का अंदर का पार्ट। स्क्रीन के अराउंड जो बेजल्स हैं काफी थिन हैं, स्क्रीन बहुत इमर्सिव लगती है देखने में। यहाँ ऊपर वाले बेजल पर सेंटर में दिया गया है एक वेबकैम और 2 दिए गए हैं एरे वाले माइक। नीचे वाली लिड पर कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं जैसे 165 हर्ट्ज एंड एनवीडिया G-Sync, और सेंटर में दिया गया है प्रीडेटर का लोगो। बहुत अच्छा लगता है ये लोगो देखने में। इसके जो हिंजेस बनाए गए हैं काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड एक डेडिकेटेड टर्बो बटन दिया गया है, इसे प्रेस करेंगे जैसे ही आप तो ये ब्लू से पिंक हो जाएगा और ये टर्बो मोड इनेबल कर देगा लैपटॉप का। इसकी डेक पर कुछ और फीचर्स की हाईलाइट दी गई है, हम बता ही रहे हैं सबके बारे में आपको। चलिए बात करते हैं इसके कीबोर्ड के बारे में। तो इसका जो कीबोर्ड का लुक है ना वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, बहुत शार्प। इसके अंदर RGB मिलती है, 4 जोन RGB है और इसका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके साथ में हमको नंबर पैड भी मिलता है जो कि एक कमाल की बात है। मुझे इसकी जो एरो कीज़ है ना वो बड़े साइज़ की एरो कीज़ हैं, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है लैपटॉप्स के अंदर। डेडिकेटेड प्रीडेटर सेंस के लिए हमको इसमें बटन भी मिलता है, तो एक बटन में हमारा प्रीडेटर सेंस लॉन्च हो जाएगा और जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे होंगे। तो यहाँ पर डेडिकेटेड प्रीडेटर सेंस बटन का होना मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर लगा। इसी के साथ साथ इसका जो टच पैड है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं पता कि ये ग्लास का है या किसका है, बट इसकी जो स्मूथनेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने इस टाइप का टच पैड आज तक किसी गेमिंग लैपटॉप में नहीं देखा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बटन्स इसके बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, मल्टी जेस्चर सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये सर्टिफाइड है बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो इसके अंदर प्रिसीजन टच पैड दिया गया है, मतलब विंडोज़ के सारे आपको जेस्चर्स के सपोर्ट मिलेगी और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ये रेस्पॉन्सिव भी काफ़ी ज़्यादा है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस है शायद, तो आप जो है से शायद वेट फिंगर से भी चला सको और
इसके अंदर जो फ्लेक्स है इसकी ओवरऑल बॉडी के अंदर वो ना के बराबर है, बिल्कुल नोटिस नहीं होता है। तो बिल्ड या बॉडी हम इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या ही बनाओगे बॉडी को, ऑलरेडी मेटल है तो कोई वॉबलिंग इस लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलती है, काफ़ी स्टेबल हिंजेस हैं इसके। मैं आपको इसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें मिल जाता है ईथरनेट जैक RJ45, एक दी गई है टाइप A USB, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर एंड कॉम्बो ऑडियो जैक। पीछे वाली एज पे दिया गया है पावर इनपुट के लिए जैक, एक HDMI पोर्ट, 2 टाइप C वाले पोर्ट। ये दोनों टाइप C पोर्ट बहुत स्पेशल हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है राइट वाली एज, यहाँ आपको मिल जाते हैं 2 LED इंडिकेटर्स, 2 मिल जाते हैं USB पोर्ट टाइप A वाले और कोई पोर्ट यहाँ नहीं दिया गया है, एक केंसिंगटन लॉग मिलता है। अब हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ध्यान से सुनना आप। तो इसके अंदर आपको एक तो HDMI पोर्ट मिल जाती है जिसका आउटपुट आपको RTX 4050 से मिलता है डायरेक्टली। तो वर्जन कहीं पर भी मेंशन नहीं था तो इसलिए मैं वर्जन इसका नहीं डाल पाया, लेकिन आप अश्योर्ड रहो, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि इसके अंदर आप जो है 4K 120 प्लस FPS का आउटपुट आप आराम से ले लोगे। 4K 120 प्लस का FPS का आउटपुट एक्सटर्नल मॉनिटर पे आपको आराम से मिल जाएगा। डिपेंड करता है गेम पर भी, ये मत बोलने लग जाना कि नहीं मिला। तो गेम अगर होगा इतना प्रोड्यूस कर रहा होगा FPS तो एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी मिल जाएगा, मॉनिटर भी सपोर्ट करना चाहिए। एक USB पोर्ट इसके अंदर मिल जाती है 3.2 Gen 1 टाइप A वाली और 2 हमको USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाली पोर्ट मिल जाती हैं। इसके अंदर जो है हमको मिल जाती है पावर ऑफ USB चार्जिंग, तो लैपटॉप अगर ऑफ भी होता है तो भी आप अपनी कोई डिवाइस चार्ज कर पाओगे एक USB पोर्ट से। और इसके अंदर 2 टाइप C पोर्ट मिल जाती हैं USB 3.2 Gen 2 वाली, और इनकी कमाल की खासियत पता है क्या है, ये दोनों टाइप C पोर्ट थंडरबोल्ट 4 वाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। थंडरबोल्ट 4 के अंदर अपने बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, उनको मैं गहराई में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की मिल जाएगी, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड। इसी के साथ साथ आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो दोनों ही थंडरबोल्ट 4 से, और डिस्प्ले आउटपुट आएगा आपका RTX 4050 से। ये बहुत कमाल की बात है। 5 वाट की 3 एम्पियर की इसके अंदर USB चार्जिंग भी मिलती है, मतलब आप टाइप C के थ्रू अपनी किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, तो 15 वाट की स्पीड से चार्ज हो जाएगा, कमाल की बात है। और अगर आप ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो आप इस लैपटॉप को एक पोर्टेबल लैपटॉप की तरह भी काफ़ी एडवांटेज ले पाएंगे, थिन एंड लाइट लैपटॉप की तरह, क्योंकि इसको आप टाइप C के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो है इस लैपटॉप की बहुत बड़ी खासियत निकली कि आप इस लैपटॉप के साथ में एडिशनल 3 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पोर्ट से। तो एक तो लैपटॉप की इंटरनल डिस्प्ले हो गई, और इसके साथ साथ आप एक करोगे HDMI से कनेक्ट और 2 करोगे थंडरबोल्ट से कनेक्ट। तो आप जो है पूरा मल्टी स्क्रीन सेटअप बना सकते हैं अपना, अंधाधुंध ट्रेडिंग करो, अंधाधुंध आप रिसर्च वर्क करो, अंधाधुंध मल्टीटास्किंग करो, जो आपको करना है वो करो आराम से। तो कहने का ये मतलब है ये पॉसिबिलिटीज हैं लैपटॉप के साथ, कैपेसिटी है लैपटॉप की। अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप के अंदर आपको टोटल 5 USB पोर्ट मिल जाती हैं, बहुत कमाल की बात लगी मुझे। एक RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी जानना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना, मैंने बहुत डिटेल में बताया। देखिए डिस्प्ले के अंदर आपको 16 इंच 9020x1200p वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसे WUXGA कहा गया है। IPS डिस्प्ले है ये, 165 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है एंड 8 बिट इसकी कलर डेप्थ है, 400 निट्स ब्राइटनेस है, 3 ms रेस्पॉन्स टाइम है, ग्रे टू ग्रे एंड एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है। ऑलरेडी 100% sRGB की सपोर्ट इसके अंदर मिलती है, ARGB 85.78% है एंड DCI-P3 है 79.72%। क्योंकि ये डिस्प्ले 16 इंच वाली है इसलिए इसके अंदर आपको जो रेशियो मिलता है डिस्प्ले का 16:10 का मिलता है, तो ये डिस्प्ले थोड़ी सी चौड़ी होती है। गेम खेलने में ऐसी डिस्प्ले में और ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि इस डिस्प्ले के अंदर आप जो है 11.11% ज़्यादा कंटेंट देख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर आपको 3-4 लाइंस एक्स्ट्रा मिलती हैं। मतलब लाइंस मतलब वर्ड वाली लाइन बोल रहा हूँ मैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी और लैपटॉप पे वर्ड की कोई फाइल खोल के रखोगे और वहाँ टेक्स्ट पढ़ोगे और इस पे पढ़ोगे तो आपको 3-4 लाइन एक्स्ट्रा दिखेंगी। ये जो 16:10 वाली डिस्प्ले होती है ना, इन्हीं को WUXGA बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड स्क्रीन अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, मतलब एक नया नाम दे दिया गया है। IPS क्लियर कट इसकी स्पेक्स में मेंशन है
और 165 हर्ट्ज इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। तो कोई भी स्पोर्ट गेम खेलो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाएगी, एनिमीज सारे किल हो जाएंगे। वैलोरेंट, CSGO, वॉरजोन या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं है आपको इसके अंदर, क्योंकि 8 बिट वाला पैनल है तो काफ़ी कलरफुल पैनल है, ये अच्छा पैनल है। 400 निट्स इसके अंदर ब्राइटनेस मिलती है, तो जो है विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटर रूम में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर आपको 3 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, तो रेस्पॉन्सिवनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसी तरह की घोस्टिंग का कोई चांस नहीं है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और आंखों में बिल्कुल आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई आई स्ट्रेन आपको फील नहीं होगा। घंटों तक आप काम कर सकते हो अगर आप कोई जो है ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन वाला ग्लास नहीं पहनते हो। 100% sRGB जो इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट फील होती है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फील होती है और बहुत ज़्यादा कलरफुल फील होती है, फुल ऑफ लाइफ फील होती है। इसीलिए ये जो लैपटॉप है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस पे गेम्स खेल सकते हैं, 4K कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मल्टीटास्क कर सकते हैं और एक डिवाइस से आप इतना कुछ कर सकते हैं और क्या चाहिए। इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सेटिंग भी मिलती है, जैसे कि 165 हर्ट्ज, 82 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, जैसा आप चाहो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपनी बैटरी को चाहो तो बचा सकते हो लोअर रिफ्रेश रेट सेट करके। इस लैपटॉप के अंदर पहले से आपको मक स्विच भी मिलता है, तो एनवीडिया ने इसे नाम दिया है एडवांस्ड ऑप्टिमस। ये कैसे काम करता है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, एडवांस्ड ऑप्टिमस जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है iGPU को या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को, जैसी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला या फिर आप कोई बढ़िया गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे में आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि उसे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से फ्रेम्स को स्क्रीन पे प्रोड्यूस करना है, जिससे क्या होगा, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जब प्रोसेसर का रोल बीच में से ख़त्म हो जाएगा और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे जाएगी, तो ऐसे में लेटेंसी कम हो जाती है और वहाँ आपको 10 से 15% एडवांसमेंट मिल जाता है FPS का। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि गेम्स के अंदर आपको जो है मक स्विच होने की वजह से 10-15% ज़्यादा FPS देखने को मिलते हैं। और ये भी एक मिथ होता है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है एक्सटर्नल मॉनिटर क्रिएट करो तो काफ़ी ज़्यादा जो है FPS बूस्ट हो जाते हैं। वो उन लैपटॉप्स में हो जाता है जहां आप अगर एक्सटर्नल मॉनिटर को अपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, तब तो आपको बूस्ट मिलेगा FPS में। अगर सिर्फ iGPU से ही कनेक्ट हो पाता है, आपका HDMI सिर्फ iGPU से कनेक्टेड है लैपटॉप के इंटरनल वाले, तो ऐसे में आपको उसकी एडवांटेज नहीं मिलेगी। और इन वाले लैपटॉप्स के अंदर क्योंकि ऑप्टिमस की टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है इंटरनल डिस्प्ले को ही डायरेक्ट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट कर देता है, तो ऐसी कोई लेटेंसी की दिक्कत आती नहीं है। तो जो एक्सटर्नल मॉनिटर पे एडवांटेज मिलेगी वो इसके अंदर भी मिल जाती है आपको। थक गया मैं। अगर बाई चांस 1-8% ऐसा हो जाता है कि कुछ ग्लिच मिलता है किसी गेम में देखने को, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, कुछ आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है कुछ iGPU डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के बीच में, इसके लिए आपको बायोस के अंदर जाना है। बायोस के अंदर एडवांस ऑप्शन मिलेगा। एडवांस के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? ऑप्टिमस होगा, एनवीडिया GPU होगा, ऑटो होगा। तो आप जो है एनवीडिया GPU सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे आपको बाय डिफॉल्ट उसको ऑप्टिमस पे रखना चाहिए। अब मैं गाइस आपसे इस लैपटॉप की गेम टेस्टिंग का डेटा शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने GTA 5 को टेस्ट करा, 9020x1200p रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया था। सारे गेम्स को हमने 920x1200p पे किया है और हाई वेरी हाई का कॉम्बिनेशन था। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, ऑटोमेटिकली ले ली थी गेम ने। ड्यूरिंग द होल टेस्टिंग CPU ने 80 से 90 वाट कंज्यूम किया, GPU ने कंज्यूम किया 60 से 70 वाट। मैक्सिमम टेम्परेचर गया CPU का 86 डिग्री एंड 150+ FPS मुझे इसकी गेम टेस्टिंग में मिले। इस गेम का बेंचमार्क ही किया था हमने। विजुअल्स बहुत अच्छे थे और बहुत स्मूथ ग्राफिक्स थी, कोई भी किसी भी तरह की टेयरिंग नहीं मिली, किसी भी तरह की स्टटरिंग नहीं मिली। GTA 5 में मैक्स टेम्परेचर 86 डिग्री गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस गेम में जो CPU है वो काफ़ी ओवरहीट करता है क्योंकि CPU पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। बट ये इतना फ्लैगशिप ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर होने के बाद भी टेम्परेचर बढ़िया तरह मैनेज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। जबकि रूम टेम्परेचर 28 डिग्री है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी गर्मी है। मतलब CPU 90 वाट तक पावर ड्रॉ कर ले रहा है, क्लॉक स्पीड भी 45 तक गई है, तो ये बढ़िया बात है। ज़्यादातर केसेस में लैपटॉप में CPU ही ओवरहीट करता है। अगर कोई रिव्यूअर सिर्फ टेम्परेचर बता रहा है और बोल रहा है कि थर्मल बढ़िया है, वॉटेज प्लस क्लॉक स्पीड साथ में नहीं दिखा रहा है, तो समझो वो उल्लू बना रहा है आपको, बाकी आप खुद समझदार हो। दूसरा गेम मैंने टेस्ट किया कंट्रोल।
1200p पे ही मैंने इसको टेस्ट किया था। लो प्लस मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स थी, डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग थी, ऑटोमेटिकली ले ली थी गेम ने। DLSS ऑफ रखी थी, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी। CPU 30 वाट मैक्स कंज्यूम करा, GPU 98 वाट मैक्स कंज्यूम करा। CPU का टेम्परेचर मैक्स गया 63 डिग्री एंड GPU का टेम्परेचर मैक्स गया 72 डिग्री। GPU यूजेज जो है 100% रहा, तो ये बहुत अच्छी बात। 100+ FPS इस गेम में मिले। गेम टेस्टिंग बहुत स्मूथ रही, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, बहुत स्मूथ ग्राफिक सेटिंग थी, कोई भी टेयरिंग नहीं मिली, कोई भी स्टटरिंग नहीं मिली। अगर ग्राफिक सेटिंग हाई और अल्ट्रा रखी जाए, DLSS को भी ऑन कर दिया जाए तो काफ़ी प्लेबल बढ़िया FPS निकल आएंगे और गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक GPU इंटेंसिव गेम है तो CPU पर लोड कम आता है, रिजल्ट में CPU की क्लॉक स्पीड कम रहती है। फिर मैंने टेस्ट किया वॉच डॉग्स 2 1200p रिजोल्यूशन पर ही। वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बिनेशन रखा था, DLSS ऑफ रखी थी, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी। CPU 40 वाट मैक्स कंज्यूम करा, GPU 80+ वाट कंज्यूम करा और CPU का टेम्परेचर मैक्स मैंने रिकॉर्ड करा 75 डिग्री। GPU का यूजेज 100% रहा, अच्छी बात है। 110+ FPS मुझे इस गेम में मिल गए। विजुअल्स बहुत अच्छे रहे, बहुत स्मूथ ग्राफिक और किसी तरह की टेयरिंग या स्टटरिंग मुझे नहीं मिली। ये एक GPU और CPU इंटेंसिव गेम है तो इस गेम टेस्ट में मोस्टली लैपटॉप बेकार थर्मल्स की वजह से फेल हो जाते हैं। ये पास हुआ है, 75 डिग्री के ऊपर CPU नहीं गया, ये कमाल की बात है। बाकी तो टफ सीरीज़ में हमने साल 2 साल पहले देखा ही था कि किस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता था। फिर मैंने टेस्ट किया RDR2 तो 1200p पे ही टेस्ट किया था। अल्ट्रा प्लस हाई का कॉम्बिनेशन था, ग्राफिक्स का फेवर क्वालिटी थी और 75% वाला प्रीसेट था। तो CPU हमारा 29 वाट मैक्स कंज्यूम करा, GPU हमारा 96 वाट मैक्स कंज्यूम करा और CPU ने मैक्स टेम्परेचर जो प्रोड्यूस करे वो 65 डिग्री रहे। GPU का मैक्स टेम्परेचर गया 73 डिग्री तक। 72 एवरेज FPS मुझे मिल गए, तो बहुत स्मूथ बेंचमार्क रहा। विजुअल्स या फिर जो टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था और बहुत स्मूथ ग्राफिक्स थी, कोई टेयरिंग नहीं थी, कोई स्टटरिंग नहीं थी। GPU इंटेंसिव गेम है ये, थर्मल्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस लैपटॉप के। फिर मैंने RDR2 को एक और ग्राफिक सेटिंग पे टेस्ट किया, 1200p पे ही किया था, तो अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग थी यहाँ पे और 100% वाला प्रीसेट था। फेवर क्वालिटी में टेस्ट किया था, DLSS ऑफ ही रखी थी। CPU ने 40 से 45 वाट मैक्स कंज्यूम करा, GPU ने 70 से 80 वाट मैक्स कंज्यूम करा और 30 से 35 एवरेज FPS मुझे मिले। मैं आपको कुछ प्रीसेट का कंपैरिजन दिखाता हूँ, फिर आप देख के एक चीज़ समझना। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर लो। 1200p से ज़्यादा FPS निकाल रहा है 1440p पर। ये बात देखो आप ध्यान से, ये बात वेनम टेक ने भी अपने वीडियो में बोली है। मैंने कोशिश करी एग्जामिन करने की, तो आप भी देखो ज़रा हुआ क्या। ऊपर वाली पिक्चर ध्यान से देखो, वो 1200p वाली है और नीचे वाली पिक्चर ध्यान से देखो, ये 1440p वाली है। तो CPU यूजेज दोनों में सेम सा ही है। GPU यूजेज 37% बढ़ा हुआ है नीचे वाले में। वैसे जो ग्राफिक कार्ड है 1200p में भी इतना या इससे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए था, बट ये कहीं ना कहीं गेम का ही कुछ पंगा होगा जो ऐसे रिजल्ट्स हमें मिले। फिर मैंने टेस्ट किया COD Warzone 2.0, 9020x1200p ही रिजोल्यूशन रखा था, मोस्टली हाई प्लस लिटिल लो का कॉम्बिनेशन रखा था, बैलेंस्ड वाला। DLSS ऑफ रखी थी, रेंडर रिजोल्यूशन रखा था 90, फील्ड ऑफ व्यू था 80। CPU ने 90 से 100 वाट तक कंज्यूम करा, GPU ने 75 वाट तक कंज्यूम करा। 120+ FPS मुझे इस गेम में मिले। फिर मैंने इसी गेम को अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग में टेस्ट करा 1200p पर ही, तो DLSS ऑफ रखी थी, रेंडर रेजोल्यूशन फिर से 90, फील्ड ऑफ व्यू 80। CPU ने 70 to 80 वाट कंज्यूम करा इस बार और मैक्सिमम 103 वाट तक कंज्यूम करा। GPU ने 80 वाट कंज्यूम करा मैक्स। CPU का मैक्स टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड करा 89 डिग्री, मोस्टली 85 ही रहा। GPU का मैक्स टेम्परेचर 72 डिग्री रहा। 100+ FPS मुझे मिले। तो CPU की जो वॉटेज है 103 वाट मैंने देखी, GPU 76 वाट तक जाते मैंने देखा। तो CPU हल्का फुल्का क्लॉक स्पीड लो कर रहा था टेम्परेचर मैनेज करने के लिए, लेकिन आप ये भी नोटिस करो कि CPU कंज्यूम कितनी ज़्यादा वॉटेज कर रहा है। ये भी देखो आप, 103 वाट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मार्टली टेम्परेचर मैनेज हो रहे हैं और इतने ज़्यादा जब वॉटेज जाएंगे CPU के तो ऑब्वियस सी बात है हीट तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ही, लेकिन फिर भी हमारा जो लैपटॉप है उसने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करी। CPU जब इतनी ज़्यादा वॉटेज कंज्यूम करता है तो उसके टेम्परेचर आराम से 95, 100 तक भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया मैनेज हो रहे हैं। मैं अब आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ और सारी सेटिंग्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर भी 90 FPS हमको मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया FPS काउंट है। DLSS भी ऑफ है भी, और अगर आप इसे ऑन करोगे तो FPS और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
तो आप जो है वास्तव में गेम को बहुत एंजॉय करोगे। फिर मैंने सबका चाहता ई स्पोर्ट गेम वैलोरेंट टेस्ट करा। इसे मैंने 1200p पर ही करा था, सारे गेम की तरह हाई ग्राफिक सेटिंग रखी थी। तो CPU 60 वाट मैक्स कंज्यूम करा, GPU 50 वाट मैक्स कंज्यूम करा। 350 से लेकर के 450 FPS हमें मिले ड्यूरिंग द गेम टेस्टिंग और 465 FPS मैक्स मैंने रिकॉर्ड करे। तो गेम के विजुअल्स बहुत अच्छे रहे, बहुत स्मूथ ग्राफिक्स रही, कोई टीयरिंग कोई स्टटरिंग नहीं मिली। ये भी एक CPU इंटेंसिव गेम है। किसी लैपटॉप का थर्मल सिस्टम बेकार हो तो इसमें भी पता चल जाता है। 90 से ऊपर टेम्परेचर जाना चाहिए था अगर थर्मल सिस्टम बेकार होता, मगर इसमें 75 डिग्री के ऊपर CPU गया ही नहीं। ये बहुत कमाल की बात है। फिर मैंने इसको ही 1440p पर भी टेस्ट करा हाई ग्राफिक सेटिंग पे, तो 350 प्लस FPS मुझे मिले। इसके बाद की जो गेम टेस्टिंग है वो मल्टीपल प्रीसेट पे टेस्ट करी गई है, तो इसलिए मैंने उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। ग्राफ से बढ़िया समझ में आएगा। तो साइबरपंक 2077 में कैसा इसने FPS प्रोड्यूस करे वो देखो आप। 1200p अल्ट्रा DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ पे इसने हमें 60 FPS दिए। फिर उसके बाद 1200p अल्ट्रा DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी रखी थी, रे ट्रेसिंग ऑफ थी अभी भी, तो 100 FPS मिले। उसके बाद में 1200p अल्ट्रा DLSS ऑफ एंड रे ट्रेसिंग अल्ट्रा 20 FPS मिले। यहाँ तो बेकार हो गया बिल्कुल, बहुत कम FPS मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रे ट्रेसिंग आप अल्ट्रा कर दोगे तो FPS डाउन हो ही जाएंगे। उसके बाद 1200p अल्ट्रा DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रखी थी और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे रखी थी, तो यहाँ पे 60 FPS मिल गए जो कि प्लेबल FPS हैं। उसके बाद गेम टेस्ट किया गया फार क्राई 6, तो यहाँ पे कैसे FPS मिले देखो आप। 1200p अल्ट्रा FSR ऑफ पे 80 FPS मिले। 1440p हाई FSR ऑफ पे 73 FPS मिले। प्लेबल है, स्मूथ है। फिर गेम टेस्ट किया गया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, तो उसमें डिफरेंट प्रीसेट पे कैसी रही टेस्टिंग आप देखिए ध्यान से। 1200p वेरी हाई DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ पर 80 FPS मिले। उसके बाद में DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पर रखी गई, रे ट्रेसिंग अभी भी ऑफ थी, 100 FPS मिले। उसके बाद DLSS ऑफ रखी गई, रे ट्रेसिंग ऑन कर दी गई, हाई पे रखी गई, तो यहाँ पे हमें 45 FPS मिले। उसके बाद में DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रखी गई और रे ट्रेसिंग भी ऑन रखी गई, तो हमको मिले 90 FPS। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेंचमार्क्स, परफॉर्मेंस और स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बेंचमार्क्स और स्पीड के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए बेंचमार्क मैंने टेस्ट कौन कौन से करे हैं। सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर टेस्ट करा है, मल्टी कोर करा है, Geekbench 5 करा है, 6 करा है, Geekbench 5 और 6 मतलब दोनों, और इसी के साथ साथ 3D मार्क टाइम स्पाई करा है, PC मार्क 10 किया है, क्रॉस मार्क किया है, और SSD की रीड राइट स्पीड भी मैंने आपको बताई है। SSD की रीड राइट स्पीड है 6546 मेगाबाइट पर सेकंड एंड SSD की राइट स्पीड है 4856 मेगाबाइट पर सेकंड। बेंचमार्क्स के स्कोर मैंने आपको पढ़ के इसलिए नहीं बताए क्योंकि जो है स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको तो सीधे ओपिनियन दूंगा अपनी। आपको स्कोर पढ़ने हैं तो आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्कोर से ज़्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। ये स्कोर जो मैं देता हूँ दूसरे लैपटॉप से इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए देता हूँ। मतलब पहले से मैंने जो रिव्यू करे हुए हैं, मैंने सारे लैपटॉप पे यही वाले जो बेंचमार्क्स हैं वो टेस्ट करे हुए हैं, तो आप एक दूसरे से नंबर्स कंपेयर करके CPU के CPU से, GPU के GPU से कंपेयर करके पता लगा सकते हो कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब मैं आपको इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, और यही आपका डिसीजन बनाएगा। इसे बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ध्यान से सुनना समझना। तो इसका मैं बताता हूँ अपने शब्दों में मैंने क्या ऑब्जर्व करा। तो इसका जब एवरेज स्कोर निकाला गया ना इस प्रोसेसर का 20-25 बेंचमार्क्स में, अलग अलग सारे बेंचमार्क थे हैवी, तो उससे हमें ये पता चला कि ये जो प्रोसेसर है 7 to 8% बेटर है i9 12900H। मतलब i9 12 जनरेशन प्रोसेसर i9, सोचो कितना पावरफुल और कितना महंगा होता है i9 ऑलरेडी, तो उसको इसने परफॉर्मेंस में बीट करा है 7 to 8% से। इसी के साथ साथ 59% करीब इसकी परफॉर्मेंस बेटर है Ryzen 9 6900HX प्रोसेसर से, जो कि AMD का फ्लैगशिप प्रोसेसर है 6000 सीरीज़ का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। अगर हम इसको सिर्फ Geekbench 5 या फिर Cinebench R23 के बेस पे कंपेयर करें, उससे देखें तो 16% और 24% बेटर निकलता है। मतलब 16% बेटर है Geekbench 5 में एंड Cinebench R23 में बेटर है 24%। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रोसेसर है क्लियर कट बेटर है।
तो i7 होके i9 को बीट करना छोटी मोटी बात नहीं है। एक चीज और आपको समझ के रखनी है कि ये जो टेस्टिंग है ये ग्लोबल कंपैरिजन है इस प्रोसेसर का, मतलब हजारों लैपटॉप पे टेस्ट किया है, किसी एक लैपटॉप पे टेस्ट नहीं करा गया है, इसीलिए ये नियर टू एक्यूरेट आप मान सकते हो। क्योंकि इसके अंदर हमें HX प्रोसेसर मिलता है, तो HX का मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर। लैपटॉप के प्रोसेसर को जब ओवरक्लॉक किया जा सकता है, उसके अंदर ओवरक्लॉकेबल कैपेबिलिटी होती है, तो उसके नाम के मतलब मॉडल के लास्ट में X को ऐड कर दिया जाता है। H तो पहले से होता है, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, क्योंकि X लगा देने से हो जाता है ये ओवरक्लॉकेबल, तो दोनों मिलके हो जाता है हाई परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर है टेक्निकली बेटर प्रोसेसर है H सीरीज के प्रोसेसर से। तो इसका ही जो 700H जो प्रोसेसर आता है, तो उस प्रोसेसर से इसके अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा कोर मिलते हैं, 4 एक्स्ट्रा थ्रेड मिलते हैं, लॉजिकल प्रोसेसर मतलब, और इसी के साथ साथ 6 MB की एक्स्ट्रा L3 कैशे मिलती है। इसकी वजह से जो प्रोसेसर की रेस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये प्रोसेसर क्योंकि ओवरक्लॉकेबल कैपेबिलिटी के साथ आ रहा है, तो ये जो है बहुत फ्लैगशिप लेवल के स्कोर निकाल के देता है। अभी मैंने आपको दिखाए ही हैं, मतलब 20,000 के आसपास आ रहा है इसका सिनेबेन 423 स्कोर। सोचो 20,000। कैश मेमोरी के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, ये 10 से 100 गुना तक फास्टर होती है किसी भी रैम से। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर पे कि कौन से प्रोसेसर के अंदर वो कितनी स्पीड की L3 कैशे दे रहा है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वो ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में। प्रोसेसर की रेस्पॉन्सिवनेस उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी उसके अंदर L3 कैशे ज़्यादा होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़ी आप L3 कैश लगा दें, तो वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग लगाती हैं। अब मैं आपको उसके ग्राफिक कार्ड के बारे में बताता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफिक कार्ड कहाँ स्टैंड करता है। काफ़ी लोग इसको 3050 से लेके कंफ्यूज है कि 3060 को खरीदें या फिर इसको 4050 को खरीदें, ये भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि 4000 सीरीज़ के अंदर, 40 सीरीज़ के अंदर एनवीडिया की आपको मिलती है एक एडवांटेज, फ्रेम जनरेशन नाम की। फ्रेम जनरेशन, तो फ्रेम जनरेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, 30 सीरीज़ में नहीं मिलेगी। इससे FPS 50% तक बूस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो यही जो टेक्नोलॉजी है लैपटॉप्स को फ्यूचर प्रूफ भी बनाती है। अभी आगे सब बता रहा हूँ कैसे। ये जो टेक्नोलॉजी है अब सारे गेम्स में इंप्लीमेंट करी आ रही है धीरे धीरे, और जो फ्यूचर में गेम्स लॉन्च होंगे ऑब्वियसली उनके अंदर तो पहले से ही होगी ये टेक्नोलॉजी। तो जो भी ग्राफिक कार्ड ये वाले खरीद के पहले से बैठेगा उसको एडवांटेज मिलेगी उन गेम्स में, उसको FPS ज़्यादा मिलेंगे। अगर कॉम्पिटिशन वाले गेम्स होंगे तो डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिलेगी, ज़्यादा किल होंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ्रेम जनरेशन की वजह से लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, और 5 साल बाद भी अगर कोई गेम लॉन्च होगा तो उसके अंदर आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर FPS मिलेंगे, गेम प्लेबल होगा बढ़िया तरह से, नए लॉन्च होने वाले गेम्स आराम से चलेंगे। हार्डवेयर लेवल पर अगर हम बात करें 3060 के मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करता है हार्डवेयर लेवल पे, तो हार्डवेयर लेवल की अगर बात करें तो 50% तक इसके अंदर कम आपको कूडा, रे ट्रेसिंग और टेंसर कोर्स मिलते हैं, 50% तक कम। लेकिन हमने अपनी टेस्टिंग में ये पाया कि ये जो परफॉर्मेंस है उसके बराबर ही देता है, 3060 के नेक टू नेक बैठ रहा है स्पेशली गेम्स में, और कुछ जगह बेटर भी है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, इसे ध्यान से समझना। अगर हम RTX 4050 और RTX 3060 को ले लें और दोनों की TGP 140 वॉट हो, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको पता है क्या चलेगा। ये पता चलेगा कि करीब 30 गेम्स का अगर हम एवरेज निकालें, डिफरेंट गेम्स अगर खेले जाएँ इन लैपटॉप्स पे, तो उनका एवरेज अगर निकाला जाए तो यहाँ पे जो 3060 है 4050 से 10% बेटर FPS निकाल के देगा। लेकिन जब फ्रेम जनरेशन को ऑन किया जाता है तो सारा गेम चेंज हो जाता है। फ्रेम जनरेशन ऑन करने पर यहाँ पे RTX 3060 से ये 47% ज़्यादा FPS निकाल के देता है। तो मतलब आप ऐसे मान के चलो कि अगर कोई RTX 3060 100 FPS दे रहा है तो ये 147 FPS देगा, और वहीं 1440p गेमिंग में ये 27% बेटर है। तो यहाँ पे आपको अगर जैसे RTX 3060 कोई 100 FPS निकाल रहा है तो ये 4050 आपको जो है 127 FPS देगा। तो फिर हुई ना कमाल की टेक्नोलॉजी। तो फिर फाइनली मेरी तरफ से इस लैपटॉप के लिए खुली हाँ है, आप इसे बाय करो मजे से, बिना किसी डाउट के, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि 140 वॉट रेटेड होने के बाद भी ग्राफिक कार्ड जो है 100 वॉट के ऊपर नहीं गया, इसको जाना चाहिए था। लेकिन किसी लैपटॉप में ग्लोबल टेस्टिंग में भी नहीं जा रहा है। फरमार्क नाम का एक बेंचमार्क है, केवल उसके अंदर जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं जब इसका कंपैरिजन वीडियो निकालूंगा 3060 के साथ में 4050 का, मैं डेडिकेटेड कंपैरिजन करूंगा दोनों ग्राफिक कार्ड का, तो उसमें अगर मुझे कुछ पता चलेगा उससे पहले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि कम वॉटेज होने के बाद भी हमारी जो 40 सीरीज़ है वो बेटर काम कर रही है, बेटर
एफिशिएंसी आपको दे रही है। मैंने FPS वाइज भी कंपेयर किया RTX 3060 से, बिना DLSS ऑन करे, बिना फ्रेम जनरेशन ऑन करे, तो वहाँ पे जो है नेक टू नेक परफॉर्म कर रहे थे दोनों ऑलमोस्ट। गाइज मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करना बनता है और उस वीडियो को शेयर करना बनता है हर उस बंदे के साथ में जो भी लैपटॉप सेंट्रिक कंटेंट देखना चाहता है या फिर लैपटॉप परचेज करना है उसे। आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखो, आप बिल्कुल कुछ मिस नहीं करोगे। मैंने इसे वीडियो एडिटिंग में भी टेस्ट करके देखा। मैं मेनली फिल्मोरा यूज़ करता हूँ 4K वीडियो एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने 4K वीडियो एडिट करके देखी, वही 4K प्रोजेक्ट चला के देखा, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि रेंडरिंग प्रीव्यू जो है वो काफ़ी स्मूथ है। मेरे 4800H के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। डायरेक्टली बिना रेंडर प्रीव्यू करे भी तो रेंडरिंग करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। इस पर मैंने रेंडरिंग करके देखी, जो है मतलब कुछ चुटकियों में, सेकंड्स में रेंडरिंग हो जाती है। बड़े प्रोजेक्ट्स की तो सेकंड्स में नहीं होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स की तो मिनट में होगी। लेकिन बाकी किसी भी लैपटॉप के कंपैरिजन में आप मान के चलो कि 2 से 4 गुना फास्ट इसके अंदर रेंडरिंग होगी, क्योंकि प्रोसेसर बहुत फ्लैगशिप लेवल का है ना, तो उसकी वजह से एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद ये बात बोल सकता हूँ कि ये बहुत परफेक्ट एंड पावरफुल मशीन है 4K वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए एंड हर टाइप के कंटेंट क्रिएशन के लिए। ये जो लैपटॉप है ये सारे के सारे हैवी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स को हैंडल कर सकता है। ये परफेक्ट मशीन है 3D रेंडरिंग करने के लिए, मशीन लर्निंग करने के लिए, या फिर आपको AI वगैरह जो भी कुछ करना है मस्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्मल सिस्टम की गहराई में। देखो वैसे तो आपने गेमिंग टेस्ट में देख ही लिया होगा, मैंने बता ही दिया है आपको कि टेम्परेचर जो है किसी भी गेम में 87 से ऊपर नहीं गए, और मोस्टली टेम्परेचर CPU GPU को रहे 70 से लेकर के 80। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। ये चीज़ ये डिनोट करती है कि लैपटॉप को कितना बढ़िया तरह से ट्यून करा गया है, कितना बढ़िया तरह से डिज़ाइन करा गया है, और आपको इसमें कभी थर्मल्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर इसे टाइम से क्लीन करोगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एडवांस फीचर्स मैं आपको बताता हूँ जो इसमें दिए गए हैं, जैसे कि 5th जनरेशन 89 एरो ब्लेड फैंस इसके अंदर दिए गए हैं, जो 6000 प्लस RPM पे जा सकते हैं, और उसकी वजह से आपको गेम्स में सीधी सी बात है एडवांटेज मिलेगी। थर्मल सिस्टम बढ़िया हो गया है। 4 एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं इसके अंदर आपको, तो हवा निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, और इनटेक वेंट्स भी काफ़ी खुले खुले हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपको कोई कूलिंग पैड की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। मैंने दिखाया आपको 28, 30, इवन 35 डिग्री सेल्सियस में भी आप इस लैपटॉप को चलाओगे ना, तो आपका टेम्परेचर हार्डली 90 के आसपास जाएगा। वैसे तो इतने गर्म रूम में जो है रिकमेंडेड नहीं होता है लैपटॉप को चलाना, बट चला सकते हो स्टिल। दूसरे यूट्यूबर्स तो 21 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में टेस्ट करते हैं, मैंने तो फिर भी आपको बिल्कुल रॉ रिजल्ट दिखा दिए हैं 28 में टेस्ट करके, कहीं कहीं पे 29 भी था। तो इतनी आपको एक्यूरेट टेस्टिंग कहाँ मिलेगी। लिक्विड मेटल पेस्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है एज थर्मल पेस्ट। ये जल्दी पुराना नहीं होता है, जल्दी सूखता नहीं है, 2 साल तक आराम से चल जाता है, तो आपको जल्दी सर्विस कराने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नॉर्मल ग्रीस में आपको साल भर में या 8 महीने में ज़रूरत पड़ जाती है। अपग्रेड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 16GB DDR5 4800 MHz वाली रैम इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाती है, जिसे आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं आराम से। 2 स्लॉट हैं रैम के इसके अंदर, और पॉसिबली मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको 2 NVMe SSD वाले स्लॉट मिलते हैं। तो एक SSD तो पहले से मिलती है 1 TB की, और आप इसके अंदर मैक्स 2 TB की SSD डाल सकते हो मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा हुआ है कंपनी की कहीं वेबसाइट पे कहीं नहीं है कि 2 इसके अंदर SSD वाले स्लॉट हैं या नहीं है, बट मुझे लगता है लैपटॉप जो है फ्लैगशिप लैपटॉप है, तगड़ा लैपटॉप है, तो इसके अंदर ज़रूर ही मतलब 99% चांस है कि इसके अंदर होंगे ही होंगे 2 SSD स्लॉट। फ्यूचर में जब कंफर्म हो जाएगा मैं आपको एक कमेंट पिन कर दूंगा, आप मुझे याद दिला देना, याद ना रहे तो कमेंट बॉक्स में। चलिए बैटरी बैकअप भी देख लेते हैं इसका। तो मेरी टेस्टिंग में मुझे पता चला कि इसने जो है मुझे 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप दे दिया फुल HD यूट्यूब वीडियो प्लेबैक में। कंडीशन क्या रखी थी, हाफ ब्राइटनेस रखी थी मैंने, बेस्ट पावर एफिशिएंसी रखी थी, और जो है बेस्ट पावर एफिशिएंसी पावर मोड मैंने इसे टेस्ट किया था। और 90 Wh की बैटरी इसके अंदर मिलती है, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बाकी जो है इसके अंदर 230 वाट का अडाप्टर मिलता है, तो वो जो है पावर देने के लिए काफ़ी है। स्पीकर्स की बात करें तो उसके अंदर आपको 2 वाट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं। ऑडियो जो है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मीडियम लेवल से आपको देखने को मिलेंगे। हल्की फुल्की बेस भी आपको फील होगी। ऑडियो जो है एन्जॉयबल है, क्लियर है, डायलॉग्स बिल्कुल ऑडिबल रहते हैं। आप जो वेब सीरीज़ वगैरह कुछ भी ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा आपको।
और बीट्स जो हैं एकदम क्लियर हैं। DTS X अल्ट्रा की सपोर्ट भी इसमें मिलती है आपको, तो आप अपनी ऑडियो को अपने हिसाब से ट्यून भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। सो गाइस कुछ इस तरह की है इसके वेबकैम की क्वालिटी। नीचे बताना कैसी लग रही है आपको। इसके अंदर 720p HD वेबकैम दिया गया है। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो इसके डुअल एरे माइक सेटअप से सुन रहे हो, लैपटॉप के इनबिल्ट माइक है ये। इसके अंदर फेस डिटेक्शन भी मिलता है, तो आपका जो फेस है वो ऑलवेज फोकस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको इसकी विजुअल क्वालिटी। फाइनल कंक्लूजन की अब हम बात करते हैं कि लैपटॉप बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने बहुत हार्ड वर्क करके इस लैपटॉप की मैक्सिमम चीज़ों को आपको कवर करके बता दिया है। मुझे नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा कुछ बचा होगा। तो मेरे हिसाब से जो प्राइस है इस लैपटॉप का, जो फीचर्स हैं इस लैपटॉप के बहुत बढ़िया हैं इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। परफॉर्मेंस आपने देख ही ली है कितनी शानदार है। इसी के साथ साथ लुक्स भी बहुत बढ़िया है इस लैपटॉप के अंदर। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इस लैपटॉप को छोड़ा जाए। i5 वाले का प्राइस 1,10,000 रुपये, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 1,10,000 के आसपास चल रहा है। i7 का प्राइस 1,25,000 के आसपास चल रहा है ऑनलाइन। इस लैपटॉप के अंदर थर्मल्स बहुत बढ़िया हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, गेमिंग परफॉर्मेंस, 6GB ग्राफिक कार्ड है, एक बहुत बढ़िया फ्लैगशिप प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं। तो कहाँ मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप जो है 3 एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, 3 डिस्प्ले लगा सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। और यहाँ मैं आपको बताऊँ i5 वाला लिया जाए या i7 लिया जाए, ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो ये मैं आपको बताऊँ, देखिए आप अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो i5 भी नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो i5 नहीं कर सकता। तो i5 अगर आप लेना चाहते हैं तो i5 ले सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत टॉप नॉच मशीन ही चाहिए मुझे और मैं जो है उसे यूज़ करूँगा बहुत दबा के, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिवनेस मुझे बहुत अल्ट्रा हाई चाहिए, तो आप जो है i7 के लिए जा सकते हैं। वैसे i5 भी ऐसा कोई काम नहीं है जो बचेगा आपका, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हमें समझ है इन चीज़ों की, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप i5 भी ले सकते हो आराम से। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कंटेंट क्रिएटर हो, सिविल इंजीनियर हो, गेमर हो, आप कोई भी हो और आपको कितना भी हैवीली लैपटॉप को यूज़ करना हो, ये लैपटॉप आपके लिए ही बना है और ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो फिलहाल सम अप करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको हार्ड वर्क दिखाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस लैपटॉप को बाय करने का मन बनना है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे रेलेवेंट में लिंक दे दूंगा, तो आप जाना वहाँ पे बाय करने की कोशिश करना, वहाँ से चैनल को सपोर्ट मिलेगी, हम और ज़्यादा जेन्युइन रिव्यूज़ ला पाएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तभी हम जो है इस तरह के जेन्युइन रिव्यूज़ लाते रहेंगे। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी बात जो भी आपके मन में आ रही है, या किसी और लैपटॉप से रिलेटेड कोई बात मन में आ रही है, नीचे कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से मुझे आपकी प्रतिक्रिया पता चलती है, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ अपने चैनल का, रिस्पॉन्स करूँ ना करूँ बट पढ़ता हूँ। और इससे क्या होता है, मैं आगे वाले वीडियोज़ के अंदर मैं उनको कंसीडर करूँगा, अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो आगे बताऊँगा और नहीं तो रिप्लाई करने को रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़े टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।